Hello students, hope you are doing well. Today in this video we are going to start second part of structure of atom. ठीक है, हम ऑलरेडी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर चुके हैं. ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पार्टिकल का 3D डायमेंशन में कैसे मूव कर रहा है उसको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे डेल्टा साई है, ये पार्टिकल का जो फर्स्ट ये पार्ट है, ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पार्टिकल और वेव नेचर को कंबाइन करके आपका ये पार्टिकल स्पेस में कैसे मूव कर रहा है उसको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, ये हमें किससे पता चला था? आपका जो आपके ऊपर दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसको ये अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं. ठीक है, श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दी है इसका आप हायर क्लासेस में यूज भी करोगे. नेक्स्ट, इसमें जो आप ये जाई यूज कर रहे हो, ये वाला सिंबल, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका आप ये पढ़ोगे कि ये एक आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे 3D स्पेस में मूव कर रहा है. लेकिन अगर आप ये डेल्टा साई स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो ये क्या बताता है? उस स्पेस में उस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो जाई का सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन डेल्टा साई स्क्वायर का आपका सिग्निफिकेंस है. क्यों? क्योंकि ये आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन होने की. नेक्स्ट, क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, क्वांटम नंबर्स में से. और ड्यूअल नेचर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनमें से प्रोबेबिलिटी है, मोस्टली क्वेश्चन बनता ही बनता है. ठीक है, और जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके और टॉपिक्स में जो डिस्कस करें उनमें से बनता है. नेक्स्ट, क्वांटम नंबर्स क्या होता है आपके? इसमें आपके 4 क्वांटम नंबर्स आप पढ़ोगे. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स. ठीक है, और इसी के बेस आपके कुछ रूल्स भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपका एन होता है. ठीक है, एन, स्मॉल एन से आपको इसको लिखते हैं. जो एन होता है ये आपका बेसिकली शेल होता है. जो हम के एलिमेंट पढ़ते थे ना वो आपके शेल होते हैं. ठीक है, किसी एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2n². यहाँ पे ये मेंशन है 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एक शेल में आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n². नेक्स्ट, फर्दर जो आपके उस शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं दैट इज गिवन बाय द एजीमुथल क्वांटम नंबर. इससे हम लिखते हैं एल. एल की वैल्यू आपकी वेरी करती है 0 to n-1. ठीक है, ये आपको वैल्यूज पता होना चाहिए. एल अगर 0 है तो वो आपका s ऑर्बिटल है. एल इक्वल टू 0 आपका s ऑर्बिटल है. एल इक्वल टू 1 आपका p ऑर्बिटल है. ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, ये आपके फॉर्मूलाज में यूज भी होगी. नेक्स्ट, जो आपकी एल की वैल्यू होती है वो किसके? कैपिटल एल, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, वो भी एल पे ही डिपेंड करती है. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका क्या बताता है कि आपके कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उस सब शेल में. ठीक है, उस पहले आपने शेल देखा, फिर उसका सब शेल देखा, सब शेल के भी फर्दर आगे कितने ऑर्बिटल्स है और उनकी क्या ओरिएंटेशन है. ठीक है, कि वो अबव एरो है या बिलो एरो है, ये हम डिस्कस करेंगे. दैट गिव यू द मैग्नेटिक, और एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी वैल्यू है आपकी -L टू +L के बीच में. ठीक है, लास्ट में एक बार कंपाइल करूंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले. नेक्स्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर आपका क्या बताता है? एस से रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, इसकी वैल्यू दो ही पॉसिबिलिटी है, +½ और -½ ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, जो आपकी ये इलेक्ट्रॉन्स हम ऑर्बिट्स में फिल करते हैं वो आपकी कुछ रूल्स के बेसिस पे करते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट रूल है वो आपका है अफबाउ प्रिंसिपल. अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये देखो यहाँ पे मेंशन है अफबाउ प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में. इसके किसके बेसिस पे? n+L की वैल्यू के बेसिस पे. ठीक है, जितनी ज्यादा n+L की वैल्यू होगी उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को आपने प्लेस करना है. ठीक है, ये एक ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी. ठीक है, ये अभी क्वेश्चन करेंगे. n+L की वैल्यू अगर किसी दो ऑर्बिट्स में सेम होगी तो किस ऑर्बिट में आप डालोगे जिसकी लोअर n की वैल्यू होगी. ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले हम n+L वैल्यू देखेंगे, अगर वो सेम आ रही है दो ऑर्बिट्स के लिए तो हम लोअर n वाली में आपका इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे. नेक्स्ट है आपका पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है आपका कि किसी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम आपके दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, एक ऑर्बिट में आपके मैक्सिमम दो ही ऑर्बिट आ सकते हैं, और अगर
वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है आएंगे तो वो ऑपोजिट स्पिन पे होगा, मतलब एक अगर अबव होगा तो एक बिलो होगा, दैट इज योर ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इसका एक और चीज है कि इसका नाम एक्सक्लूजन क्या है। ठीक है, रीजनिंग का कई बार क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में आपसे कि इस पॉली एक्सक्लूजन को हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं। क्योंकि एक्सक्लूजन आपका इसलिए है कि आपके एन एल, आपके 4 क्वांटम नंबर्स हैं एन एल एम और एस, चारों में से आपके अगर 4 सेम है तो आपका कम से कम एक आपका डिफरेंट होगा, उस डिफरेंट की चारों आपके सेम नहीं हो सकते, इसलिए इसका नाम पॉली एक्सक्लूजन है। ये एस बताता है ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, चारों क्वांटम नंबर्स कैन नेवर बी द सेम, इसलिए इसका नेवर के कारण इसका एक्सक्लूजन नाम पड़ा है पॉली एक्सक्लूजन। नेक्स्ट है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में आपकी पेयरिंग तब तक नहीं हुई, मतलब ये एक ऑर्बिट मैंने सर्कल करी है ना, ये पेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे अगर आपके फॉर एग्जांपल 3 सब शेल्स हैं। ठीक है, 3 सब शेल्स हैं, एक सब शेल में 3 आगे फर्दर ऑर्बिटल है। ठीक है, पहले आपका मेन शेल होता है, फिर आपका सब शेल होता है, फिर आपका ऑर्बिटल आता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो उस ऑर्बिटल में आपके ये है, इसमें तब तक पेयरिंग नहीं होगी, मतलब एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं आएगा जब तक एटलीस्ट हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन गया, जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग होगी। ठीक है, एटलीस्ट वन शुड बी इन ईच ऑर्बिटल, दैट इज योर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब जो आपने रूल्स पढ़े हैं ऊपर, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे, तीनों रूल्स के बेस पे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, क्लोरीन 17 है, ये आपके ये 2 एग्जांपल दिए, मैं आपको शॉर्ट वाला एक एग्जांपल करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम 11 है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1s, 11 को आप कैसे लिखोगे, 1s 2, ठीक है, 2s 2, 2p 2। एक और बात, इसके लिए एक ट्रिक भी होती है आपकी। ठीक है, आप इसको 1s 2s जो आपने बुक में कई बार ड्रॉ करी होगी, ठीक है, 3s 3p, ठीक है, 4p नहीं होता। क्यों 4p क्यों नहीं होता, कई बार क्वेश्चन रीजनिंग का ये भी आता है 4p क्यों नहीं होता। इसमें n की वैल्यू क्या है आपकी 4। ठीक है, p के लिए p, अगर p ऑर्बिटल दिया हुआ है तो l की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, तो आप n प्लस l की वैल्यू करोगे तो आपका ये 5 आता है, लेकिन ये आपका n से बड़ा आ गया तो 4p आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, n प्लस l की वैल्यू आपकी 5 आई ना, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा n से हो गया। n प्लस l एक आपका जनरल रूल होता है कि n प्लस l वैल्यू शुड बी लेसर देन योर n, ये आपका रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1s जो आप इलेक्ट्रॉन होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे हम डालते हैं, तो ठीक है, पहले आपका 1s में जाएगा, लोअर एनर्जी फर्स्ट फील्ड होंगे, ठीक है, देन हायर लेवल। तो 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1s2 आया, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम 2s2 में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, p ऑर्बिटल 6, d ऑर्बिटल आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, s p d हम इन्हें स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं। s में 2 डाले, 2s में भी 2 डाले, 2p में आपके फिर 2 डाले, नेक्स्ट आप डालोगे 3s में। ठीक है, 3s में भी आपने 2 डाल दिए, तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप तक काउंट करोगे कितने हो गए आपके सोडियम में। 2p में पहले फुल कर दो ना, 1s2 2s2 2p 6, ठीक है, 4 और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ योर सोडियम। फर्दर अगर आप इसको एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ क्लोरीन का। अब क्लोरीन का देखो 17 है, 17 को आपने सबसे पहले 1s में गए, फिर 2s में गए, 2p 6 हुए, अब 2p के बाद आप 3s में जाओगे। ठीक है, ये और ऑर्डर होता है ना, पहले 1s जाता है, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, और फिर नेक्स्ट 4s 4p, ऐसे ऑर्बिटल में जाते हैं, तो आप मूव ऑन करोगे, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप 3p को ऐसे भी लिख सकते हो या आप 3p 5 भी लिख सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप पोटेशियम का करोगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी, ये आपको होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज है। ठीक है, एक और बात, जो आपके एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस भी होते हैं केमिस्ट्री में, हमेशा एक्सेप्शंस होती है। आप इसमें देखोगे जब भी आपका क्रोमियम होगा,
ठीक है, क्रोमियम या कॉपर एक केस में डिस्कस कर रही हूँ। आपकी जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये थी, ठीक है? डी में आपके 5 होने चाहिए थे और 4s में 1 होना चाहिए था। लेकिन जब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेड आपकी 3d 4 होगी, 4s 2 होगी। क्यों? ये वाला डिफ़रेंस आपने ये 3d 4 4s 2 होनी चाहिए थी। डी में 24 है ना, जब आप डालोगे डी में आपके 4 आने चाहिए थे। लेकिन ये यहाँ पर 4 ना आके आपका 5 क्यों बना? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, पिछले मैंने वीडियो जो डाली थी केमिकल बॉन्डिंग, कि हाफ फ़िल्ड और फुली फ़िल्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी। अब 3D 5 है, डी पे मैक्सिमम मैंने अभी बताया 10 आ सकता है, लेकिन इसमें 5 जाते ही ये आपकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गई है, ठीक है? हाफ फ़िल्ड आर मोर स्टेबल, तो इसकी एक्सपेक्टेड आपकी कुछ और थी, लेकिन आपकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की ये आएगी, ठीक है? नेक्स्ट आपकी सिमिलरली आप कॉपर के D9 आना चाहिए था, लेकिन हम D10 लिखेंगे और 4s में 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपकी फुली फ़िल्ड d ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, ठीक है? दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट अगर इसके आयन्स बनाने हो, ठीक है? इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस के आयन्स बनाने हो, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन डाला है सबसे लास्ट में, उसी से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको O2 2 नेगेटिव बनाना है, ठीक है? O2 2 नेगेटिव बनाना है। तो O2 2 नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? और फिर सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है? ऑक्सीजन आपका होता है एटॉमिक नंबर 8, ठीक है? एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6। तो उसके आपको जब इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p4। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 नेगेटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड करने हैं। वो किस ऑर्बिट में जाएँगे जिसमें आपने आखिरी में डाला है, उसी में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 2 नेगेटिव की बनेगी। ये तो ऑक्सीजन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है? ऑक्सीजन 6 की, तो ऑक्सीजन O2 2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6। इसके बेस आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, ओके? लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर माइनस है तो माइनस का ऑपोजिट आपने प्लस करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जितने दिए हुए हैं उतने ही प्लस करने हैं। और अगर प्लस होगा तो आपने माइनस करना है, और किस में से करना है? आउटर मोस्ट शेल में से ही। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूलाज हैं कि आपको अगर नोड्स निकालना हो, ठीक है? नोड्स क्या होते हैं? जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर, जैसे मैंने यहाँ पे एक आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दी ना वेव, तो जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं होती इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की, उसे हम कहते हैं नोड। या आपकी जो वेव मूव कर रही है, जहाँ पे ये कट कर रही है इस लाइन को, उसे भी हम नोड कहते हैं, ठीक है? 2 तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर रेडियल नोड्स होती है आपकी, ये स्फेरिकल नोड्स इसका अनदर नेम होता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है n-l-1, ठीक है? और अगर एंगुलर नोड्स होती है तो आपका L होता है। और अगर आपको टोटल नोड्स निकालने तो n-1, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है? और नोड क्या होती है आपकी? जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, दैट इज़ योर नोड, ओके? नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक बचता है इसके बाद, न्यूमेरिकल्स, ठीक है? अब इसके बेस एक न्यूमेरिकल मैं एक और आपको करवा रही हूँ कि अगर आपके पास n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, ठीक है? n अगर आपके पास 1 है, l 0 है, ठीक है? n 1 है तो n 1 के लिए क्या होएगा? आपका 1 है तो वो 1 एज़ इट इज़ लिखना है। जो l की वैल्यू होगी वो आपकी, आपने 0 के लिए क्या होता है आपका s, ठीक है? सिमिलरली अगर मैंने l की वैल्यू 3 दे दी, ठीक है? तो आपका 1 तो आपका यहाँ पे एज़ इट इज़ बनता, ठीक है? n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 3 के लिए आपका क्या, कौन-सा ऑर्बिटल बनेगा? जो आपका n की वैल्यू होगी वो तो आपने आगे लिखनी है, ठीक है? और जो l की वैल्यू होगी वो spd की फॉर्म में लिखनी है। spd, s के लिए आपकी l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 2 होती है, और बी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए 3 होते हैं। तो 1f आना चाहिए, लेकिन 1f आपका एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल की जो एनर्जी है n प्लस एल, मैंने आपको क्या कराया है, दैट शुड बी लेसर देन n, ठीक है? n प्लस एल की वैल्यू अगर n से छोटी होगी तभी वो ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ओके? होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट मूविंग न्यूमेरिकल, कि अगर आपको मास दिया हुआ है 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है?
और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 3 × 10⁻25। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और आपको वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वहां से आप वी की वैल्यू निकाल सकते हो। उसको आप रीअरेंजमेंट करोगे, 2 × काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम, दैट गिव्स यू द वेलोसिटी। नेक्स्ट, आपने एक और, मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला कराया है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। जो हमने ये करा था डी ब्रॉगली ऑफ वेवलेंथ कराया ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वहां पे आप वी की वैल्यू पुट करोगे, एम की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या होती है, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इस सारे को आप कैलकुलेट करोगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर, ठीक है। ये मैंने आपके न्यूमेरिकल्स भी एक दो डिस्कस करे, रेस्ट आप अपने बिहाफ पे सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स है देन यू कैन share me in the comment box. Hope you will like, share and subscribe to my channel. Thank you.